डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका ईबीएस का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हमने लेक्चर नंबर जो 11 था उसमें आपको एयर पोल्यूशन पढ़ाया था। उसमें हमने आपको डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन और पोल्यूटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसका जो लेक्चर नंबर अभी चल रहा है, एयर पोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका है जी लेक्चर नंबर जो 12 है, छूटा हुआ है एयर पोल्यूशन का। इसमें आपको कई अभी पढ़ना है, जैसे इसमें स्मोक पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ना है, और जो उसके जो एक्ट हैं वो आपको पढ़ना है। थोड़ा पार्ट से जो रह गया था उसमें लेक्चर नंबर 11 में, उसका जो पार्ट अब हम जो कंप्लीट करेंगे वो लेक्चर नंबर 12 में करेंगे। जैसा कि आपने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन किस किस के द्वारा होता है, CO2 क्या है, O3 क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, NO2 क्या है, SO2 क्या है, सारी जो गैसें थी एयर पोल्यूशन को बता रही थी, यानी उसमें मतलब पोल्यूटेंट के रूप में जो कार्य कर रही थी और जिससे वो एयर पोल्यूशन हो रहा था। तो इसमें एक जो पॉइंट है जो आपका है धुंध यानी स्मोक। धुंध यानी स्मोक आप सभी जानते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये धुएं व कोहरे से मिलकर बना है जो दो प्रकार का होता है। किस्सा समझिए एक बार फिर। इसमें जो लिखा है ये धुआं व कोहरे से मिलकर बना है, ये दो प्रकार का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि घरों में जो चूल्हे वगैरह यूज होते हैं उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है, या मतलब जो बाहर जंगल वगैरह या बाहर जो लकड़ी वगैरह जलती है या आग वगैरह लग जाती कभी कभी, तो उससे जो धुआं निकलता है। और जो कोहरा जो मतलब यानी कि सर्दियों के मौसम में जो कोहरा होता है उससे ये आपस में कंबाइन करके स्मोक बनाता है। ये दो टाइप का होता है। ये दो आपको दिख रहा है, देखो ये नंबर 1 है आपका प्राचीन धुंध यानी कि एंशिएंट स्मोक, यानी कि बहुत पुराना, उसे प्राचीन धुंध कहेंगे। तो इसमें लिखा है कि ये ठंडे नमी वाले वातावरण में होता है जो धुएं कोहरे व CO2 का मिश्रण होता है। इसे उपचयी धुंध यानी कि रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसी टाइप में आपका है ये रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें लिखा है कि प्राचीन धुंध, तो हमने फिर समझिए ये होता क्या है। इसमें कह रहे हैं, हमने बताया कि ये ठंडे नमी वातावरण में होता है। इसमें होता है ये ठंडे नमी वाले वातावरण में होता है। जहाँ पर जो एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर जो नमी होती है वहीं पर कोहरा होगा। हम सब जानते हैं सर्दियों के मौसम में ही कोहरा होता है, और उसमें जो कंबाइन करके जो धुआं होता है वो बनाता है, तब उस जगह ये प्राचीन धुंध होता है। जो कहते हैं कि जो धुएं कोहरे व CO2 का मिश्रण होता है इसे उपचयी धुंध या रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। आपका इसी का स्मोक का जो सेकंड टाइप है वो है प्रकाश रसायन धुंध यानी फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा है? फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए फोटोकेमिकल स्मोक, इसमें ये लिखा है, देखो समझा रहे हैं आपको कि ये गर्म व सूखे वातावरण में होता है। जो पहला वाला था, जो प्राचीन वाला था स्मोक, वो कैसा था? ठंडे वातावरण में या फिर नमी वाले वातावरण में। तो ये आपका जैसे ये गर्म व सूखे वातावरण में होता है। जो NO2, जो उसमें कौन सा था? CO2 का मिश्रण होता है। ये NO2 हाइड्रोकार्बन, ओजोन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी PAN का बना होता है। इसे अपचाई धुंध यानी ऑक्सीडाइजिंग, देखो ये लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग, जैसे वो रिड्यूसिंग हो गया तो ये कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। जैसा कि उसमें ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कभी कभी आता है कि मतलब यानी कि जो प्राचीन धुंध है वो किससे मिलकर बना होता है, तो हम कह सकते हैं कोहरे व CO2 का जो मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है वो प्राचीन धुंध कहलाता है। जो प्रकाश रसायन धुंध होता है या फोटोकेमिकल स्मोक धुंध होता है वो किसका मिश्रण होता है? NO2 और हाइड्रोकार्बन, ओजोन और PAN। जैसा कि परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट ये पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है, यानी कि ये एयर पोल्यूशन यानी कि करता है। तो इसे वो
रिड्यूसिंग स्मोक होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है। तो दोनों स्मोक आपको क्लियर हुए होंगे, वो नमी वाले वातावरण में होता है और ये गर्म व सूखे वातावरण में होता है। वो रिड्यूसिंग स्मोक का वर्क करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का वर्क करता है। तो जैसा कि हम आपको जो अगला है इससे थोड़ा कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से बनता है। फिर समझिए, हाइड्रोकार्बन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से बनता है। अब इसमें आ गया एक पॉइंट कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जब तक हम जीवाश्म ईंधन को नहीं समझेंगे तब तक उसके नहीं समझ पाएंगे। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होता है, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो अब से हजारों लाखों साल पहले जो जमीन के अंदर जो मतलब पेड़ पौधों के जो दब जाने से जो ईंधन बना, जैसे कि हम कोयला कह सकते हैं, पेट्रोलियम कह सकते हैं या डीजल कह सकते हैं, पेट्रोलियम कह सकते हैं। पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन यानी कि डिस्टिलेशन वगैरह करते हैं, तब कई टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं। हम सादा भाषा में कह सकते हैं जैसे टाइप्स ऑफ जो कोयल्स होता है, जो पीट कोयल, लिग्नाइट कोयल, एंथ्रासाइट या इस तरीके के जो कोयला होता है 4 टाइप का, तो वो सारे मतलब यानी कि फॉसिल फ्यूल्स में ही आता है, जीवाश्म ईंधन में आता है। उसको जलाने पर हाइड्रोकार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता, जलने से बनता है। तो इसमें लिखा है कि NO और NO2 में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में किसमें चेंज हो जाता है, NO, NO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो लिख रहा है कि जो सूरज से ऊर्जा लेकर NO तथा मुक्त ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। जो NO और NO2 है, जो एनर्जी लेकर किसमें चेंज हो जाता है, NO तथा मुक्त ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ये मुक्त ऑक्सीजन यानी फ्री जो ऑक्सीजन है O2 से क्रिया करके, फिर ये जो मुक्त ऑक्सीजन है O2 से क्रिया करके, यानी जो मुक्त ऑक्सीजन O2 करें इससे यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 बनाती है। क्या बनाती है, O3 यानी ओजोन बनाती है। यानी O2 जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में जो वातावरण उसमें प्रेजेंट है, और जो NO से जो O2 क्रिया रिएक्शन कर रही है तो O3 बनाती है। वह O3 व NO2 दोनों ही अपचायक कारक हैं। कैसे हैं दोनों, अपचायक, दोनों ही अपचायक कारक हैं। ये बिना जले हाइड्रोकार्बन से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे रसायन बनाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको, ये केमिस्ट्री का थोड़ा पॉइंट है कि O3 व NO2 दोनों गैसें हैं। ये ओजोन गैस है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, आप सभी जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, CHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जिसमें CHO जो ग्रुप होता है जो वो एल्डिहाइड का वर्क काम करता है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला होता है। वो आपस में O3 और NO2 आपस में रिएक्शन करते हैं, तब ये यानी कि एक्रोलीन तथा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे रसायन बनाता है। फिर आया कि इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इसका जो स्मोक है, जो फोटोकेमिकल स्मोक, इसका इफेक्ट क्या होगा, हम कह सकते हैं प्रकाश रसायन के प्रभाव। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि O3 व NO2 हाइड्रोजन से क्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तथा एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलीन बनाते। 2 नंबर में शॉर्ट नोट आता है कि स्मोक क्या है, तो आप लिख सकते हैं, दोनों को टाइप लिखेंगे, थोड़ा फोटोकेमिकल इफेक्ट है उसको समझाएंगे। तो इसमें लिखा है ओजोन व नाइट्रिक ऑक्साइड नाक व गले को प्रभावित करती है। ओजोन व नाइट्रिक ऑक्साइड गले को प्रभावित करती है। जैसा कि हमने अगर सांस ली, सांस लेने में जो ओजोन गैस होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होगी वो हमारे नाक में मतलब यानी कि इफेक्ट डालेगी, और हमारे जो गले में जो ट्रेकिया है उस पार्ट को इफेक्ट डालेगी। तथा इनकी अधिक मात्रा सिर दर्द, जो ब्रेस्ट में जो दर्द होगा, पेन होगा, सिर दर्द हो सकता है, सीने में दर्द होगा, गले में सूखापन, खांसी व सांस लेने में परेशानी होती है। हम सभी जानते हैं जो स्मोक होता है, जो धुआं वगैरह है, अगर हम नॉर्मल धुआं होता है उससे अगर हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू अगर हमारे अंदर जाता है तो हमारे गले में सूखापन, खांसी, सांस में परेशानी
कई समस्याएं होती हैं। कभी कभी ये हमारे सिर दर्द बन जाता है। तो हम सब इसमें है जो आपका है फोटोकेमिकल स्मोक है, तो इससे नाक और गले को प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ आपके सिर, जैसे कि आपका सिर दर्द है और चेस्ट, आपकी जो सीने में जो दर्द है, गले में सूखापन है, आपका गला सूखने लगेगा, सांस लेने में परेशानी होगी, तो खांसी व सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये द्वंद्व धातुओं को भी खराब करती है। ये स्मोक है, अगर कोई मतलब धातु है जैसे और उस पर लग जाती है तो उसे भी ये नुकसान देती है। जैसे संगमरमर वगैरह है या पत्थर है, उस पर अगर ये लग जाती है स्मोक तो उसे भी मतलब इफेक्ट डालती है। तो हम कह सकते हैं जो इस द्वंद्व को वाहनों में उत्प्रेरक सम परिवर्तक यानी कैटालिटिक कन्वर्ट लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे इस द्वंद्व को वाहनों में जो उसमें जो होता है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, उसमें अगर उसे लगा दिया जाए तो उसे कंट्रोल किया जाए। फिर आपका यानी पायरस जूनिपेरस तथा विटिस के प्लांट लगाकर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय करते हैं। जैसा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी जो वातावरण में प्रेजेंसी है, अगर ये निकलती है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो जैसा कि इसमें प्लांट भी दिया है, जो पायरस और यूनिपेरस तथा विटिस के जो प्लांट होते हैं, अगर उन्हें हम लगाते हैं तो उनसे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वो कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक छोटा सा जो शॉर्ट नोट है, भोपाल गैस त्रासदी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने कई बार सुना भी होगा। एक बहुत खतरनाक घटना हुई है, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है दो नंबर में, या कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यानी कहना है कि 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, जो एक कंपनी थी या फैक्ट्री थी, के कारखाने के एक संयंत्र से दुर्घटनावश निकली मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के कारण अनेक लोगों की सोते हुए मृत्यु हो गई तथा बहुत से लोग कई अन्य असाध्य बीमारियों के शिकार हो गए। यानी कई मतलब गैसों से कई बीमारियां उनके अंदर उत्पन्न हो गई। ये घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। इस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जैसी विषैली गैस यानी जिसका उपयोग सीवान नामक कीटनाशक उत्पाद बनाने में किया जाता था, के हिसाब से लगभग 3200 व्यक्तियों की जानें गईं तथा हजारों लोग आंखों तथा श्वास के गंभीर रोगों के शिकार हुए। जैसे कि ये जो गैस थी उससे बहुत ज़्यादा निकली, जिससे कि जो वहाँ लोग थे, वर्कर थे, काम करने वाले थे या आसपास के थे, उन तो इस जो गैस के जो इफेक्ट में आ गए, तो जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी मतलब यानी कि चली गई, अंधा हो गया, सांस लेने में दिक्कत हुई और कई की जानें भी गईं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी, तो MIC, शॉर्ट में कहते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुई थी? भोपाल में। कहाँ हुई थी? भोपाल में 1984 लगभग, यानी कि ये 16 और 21 आपका हुआ 37 ईयर बिफोर पहले। कि क्वेश्चन से कई बनते हैं, मतलब यानी कि ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। और ये कौन सी गैस थी? इससे जो गैस थी जो MIC थी, मिथिल आइसोसाइनेट का यानी फुल फॉर्म पूछ लेते कभी कभी इससे। और ये क्वेश्चन था कि इससे जो लोग जो प्रभावित हुए थे वो उनकी लगभग संख्या कितनी थी, तो हम कह सकते हैं 3000 समथिंग थी, 3000 या 300 या 3200 समथिंग थी। उससे जो प्रभावित थे जो लोग, उनको क्या क्या रोग हुए थे, तो आंखों की समस्याएं थी और सांस लेने की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। शॉर्ट नोट आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, या कभी एक नंबर में पूछ लेता है, जैसा भी क्वेश्चन आता है वैसे आप लिख सकते हैं। ये देखो जो EVS है बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि मतलब यानी बहुत हार्ड है। अगर आपने एक बार समझ लिया, अगर नहीं समझे तो आप एग्जाम के समय नहीं लिख सकते।
तो हम अब आपको इसमें दे रहे हैं कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हमने जैसे कि एयर पोल्यूशन बताया था पूरा, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि हमारा एयर पोल्यूशन ना हो, जो इन्वायरमेंट है वो उसका जो बैलेंस है गैसों का वो डिसबैलेंस ना हो, हमारा जो वातावरण असंतुलित ना हो, बिगड़े ना, तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें। तो जैसा कि इसमें दिया है कि ये निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जैसा कि नंबर 1, हानिकारक गैसों से प्रदूषण को पृथक कर, कैसे, यानी जो हानिकारक जो गैसें हैं प्रदूषण को पृथक करके, जैसे कि हम जो हानिकारक गैसें निकलती हैं उसे हम कंट्रोल करके उसको कर सकते हैं। और दिया कि कच्चे ईंधनों का उपयोग, कच्चे ईंधनों का उपयोग, तो इसमें जो कच्चे ईंधन होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने घरों में कोयला या लकड़ी यूज करते हैं, उससे धुआं वगैरह निकलता है, लेकिन अगर हम एलपीजी वगैरह जो है यूज करें तो जिससे कि उनसे जो राख है या धुआं है वो नहीं होगी, तो जिससे कि वो अगर धुआं वगैरह नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। औद्योगिक यंत्रों की उपयुक्त जगह लगाकर, जैसा कि अगर हम औद्योगिक जो यंत्र होते हैं कोई उपयोग जगह लगाकर, जैसा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं वो कभी कभी होता है कि मतलब यानी कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर लगी होती हैं, लेकिन हमें ऐसी खुली एरिया में बस लगानी चाहिए जिससे कि जो इनसे निकलने वाली जो एयर है, जो निकलने वाली जो गैसें हैं उससे जो एयर में जाके इफेक्ट ना करे, जिससे कि ह्यूमन के लिए कोई परेशानी ना हो, जिससे कि ये कंट्रोल हो सकता है। फिर आपका यानी कि प्रदूषकों को जहरहीन बनाकर, जैसे कि जो मतलब यानी हानिकारक या नुकसानदायक या जहरीली गैसें निकलती हैं तो कुछ उसमें एंटी पॉइजन यानी कि मिलाकर, जैसे कि जो जिसे जहरहीन बनाए वो मिलाकर हम उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दे रहे हैं कि अच्छे इंजनों का उपयोग, अच्छे इंजन का यहाँ पर मीन्स है कि अगर हम कोई वजह से बाइक वगैरह है या मतलब कोई वाहन है उसमें जो क्वालिटी का इंजन अच्छा होगा, जिससे कि आप जैसे चलाते हैं तो जिससे कि आप पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं तो उससे जो स्मोक या निकलता है, धुआं निकलता है, जो गैसें निकलती हैं, अगर अच्छा इंजन होगा तो वो उसका यूज़ सही तरीके से करेगा और स्मोक वगैरह नहीं निकलेगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा। लोगों में सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर, जैसे कि अगर हम सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का मतलब ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल है वो कम ना हो और CO2 लेवल है वो ज़्यादा ना हो, जिससे कि दोनों का बैलेंस बना रहे। अगर दोनों का बैलेंस बना रहता है, या हम जैसे कह सकते हैं कि हमें अच्छे ईंधन यानी कि जैसे कि LPG वगैरह का यूज़ करना है, उपले वगैरह या लकड़ी या कोयले का यूज़ ना करें, जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो, या उन जो आपके जो उपकरण वगैरह होते हैं जिससे हानिकारक गैसें निकलती हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए। तो हम उसे हर ह्यूमन के लिए जागरूक कर सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए कुछ एक्ट बने हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्ट। कभी पूछ लेता है कि इसका जो एक्ट है वो कैसा क्या है, इसमें यह दिया है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक्ट। इसमें है कि एक्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। क्या है? एक्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, समझ लीजिए। कह रहे हैं कि वायु एक्ट बचाव व नियंत्रण, वायु एक्ट जो है बचाव व यानी कैसे बचाया सकता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये समझिए इसमें डिटेल में। और क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसमें लिखा है द एयर एक्ट यानी कि वायु एक्ट। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, तो इसमें दे रहे हैं कि वायु एक्ट वर्ष 1981, कब? 1981, 1981 में संसद द्वारा बनाया गया, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा उससे बचाव करना है। कब? 1981 ये एक्ट बना दिया गया था वहाँ संसद में कि उसमें क्या क्या हमें बचाव करना है, कैसे कैसे कंट्रोल
करना है। हर किसी का जो कंट्रोल होता है, उसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो होता है। तो सेक्शन 19 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वायु प्रदूषण नियंत्रित स्थान घोषित कर दिया गया। कहाँ पर? किसे? जो दिल्ली है आपकी जो कैपिटल है उसे मतलब यानी वायु प्रदूषण नियंत्रित स्थान घोषित कर दिया कि वहाँ पर एक सेंटर बना दिया कि वहाँ से ही मतलब यानी कि कैसे कंट्रोल होगा। यहाँ पर सिर्फ अनुमानित ईंधन ही प्रयोग किया जा सकता है। वहाँ पर एक लिमिट बना दी कि यहाँ पर ये वाला ईंधन यूज हो सकता है और कोई ईंधन यूज नहीं हो सकता। अगर हमारा जो अगर एक जो नियम बन जाता है कि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन नहीं हो, तो दिल्ली में एक लिमिट बना दिया जब 1981 में ये क्लियर हो गया कि संसद द्वारा जो ये क्लियर हुआ कि हमारा जो सेक्शन 19 है उसके अंतर्गत यानी कि उसमें एक सेंटर बना दिया गया। इसमें वर्ष 1987 में संशोधन हुआ तथा ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत शामिल किया गया। कभी कभी होता है जो ध्वनि साउंड वगैरह है उससे भी मतलब हानिकारक होता है, तो उसको भी शामिल कर लिया गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं यही कि वायु वातावरण के नियंत्रण के लिए एक्ट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है जो प्रारंभ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी 1981 यानी कि 1981 में दिल्ली से हुई थी और वहीं उसका सेंटर है जो वहाँ पर जहाँ मतलब वहाँ पर एक जो लिमिट है वो वायु प्रदूषण नियंत्रण कह सकते हैं। पूछ लेता है कि वायु प्रदूषण नियंत्रित स्थान कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि उन ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में कब शामिल किया गया, तो 1987 यानी 1987 में। इधर देखो दिया भी है सारा क्लियर करके कि वायु प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली कंट्रोलिंग ये दिया है वायु प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली। इसमें जो वाहन वगैरह जो हैं, जो बाइक गाड़ियाँ वगैरह जो हैं, उसका जो कंट्रोलिंग है वहाँ कैसे होता है सब आपको दिया हुआ है। तो इसमें दिया है वाहन वायु प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन व्हील एयर पोल्यूशन दिल्ली। समझ लीजिए, कहना दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है। दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एरिया के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वहाँ ज़्यादा है, और जब जहाँ और जो एरिया के हिसाब से जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा हैं और जो वाहन वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी मात्रा भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रदूषित होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है एरिया के बेस पे, जैसे कि एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वर्ष 1990 में ये संसार का सबसे अधिक प्रदूषित शहर था, तो वर्ल्ड का सबसे अधिक प्रदूषित शहर था। अतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL डाली गई तथा इसके लिए कठोर कदम उठाए गए। परिणामतः सभी सार्वजनिक वाहनों को CNG पर चलाया जाना मान्य हुआ। सबको घोषित कर दिया कि CNG से ही सब वाहन चलाए जा सकते हैं। तो CNG से क्यों कहा गया था, उसके जो कुछ क्वालिटीज़ होंगी वो जैसे कि आपके हैं CNG के लाभदायक गुण निम्नलिखित हैं। तो ये पूरी तरह से चलता है। सभी जानते हैं कि CNG जो गैस होती है वो बहुत अच्छी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG फुल फॉर्म पूछ लेता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पूरी तरह से जलता है। ये पेट्रोल सस्ता तथा पेट्रोल व डीजल जैसी चोरी व मिलावटी नहीं हो सकती है। ये पेट्रोल से सस्ता भी होता है, डीजल से भी सस्ता होता है ना, डीजल से सस्ता नहीं होता है बट पेट्रोल सस्ता होता है। जैसा कि हम पेट्रोल या डीजल में मतलब यानी कि मिलावट कर देते हैं या उसमें चोरी कर लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। ये जलने के बाद कोई पदार्थ नहीं छोड़ता। ये अगर जलता है तो धुआं वगैरह नहीं निकलता, जिससे कि एयर पोल्यूशन नहीं होता है, जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आपका ये अब एयर पोल्यूशन कंप्लीट हुआ, एक बार इसे हम फिर रिपीट कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12। तो हमने एक जो एयर पोल्यूशन है उसके बाद हम आपको वाटर पोल्यूशन पढ़ाएंगे।
एयर पोल्यूशन में आपने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार आप रिपीट कर लीजिए जल्दी से। जैसा कि हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ाया था कि वायु प्रदूषण क्या होता है और एयर पोल्यूटेंट क्या हैं, वायु प्रदूषक क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, वो हमने आपको सभी को बताया। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और जो मतलब यानी कि जो पोल्यूटेंट है वो कौन सा पोल्यूटेंट किस मीडियम में होता है, जैसे कि वाटर में क्या होगा, वायु में कौन सा होगा, कौन सी जो गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था CO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, ये हानिकारक गैसें ज़्यादा होती हैं। तो हमने इसमें आपको पोल्यूटेंट के बारे में बता चुके हैं कि एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, उनका इफेक्ट क्या है। उनका हमने इफेक्ट भी बताया था कि ह्यूमन पे और प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। SO2 का इफेक्ट यानी कि प्लांट पे क्या पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 का इफेक्ट ह्यूमन पर क्या पड़ेगा, ये सारा हमने लेक्चर नंबर 11 में क्लियर किया था। इसमें जो पार्ट रह गया था लेक्चर नंबर 12 में हमने क्लियर किया। फिर उसमें जो गैसें थी जो मतलब यानी बहुत ज़्यादा हानिकारक थी, जैसे सल्फर ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी उसको हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि कितनी खतरनाक गैस होती है, एक बार फिर समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ये ऑक्सीजन के स्थान पर हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो जहरीली गैस होती है, जिससे सिरदर्द, परेशानी, देखने में कमी तथा हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही जहरीली गैस है, जो कि नॉर्मल हम कह सकते हैं जो कार्बन कोयला जलाते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती। पोल्यूटेंट तो हमारे एयर पोल्यूटेंट कई थे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली गैस थी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जहरीली गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का और जो SO2 का जो इफेक्ट था और जो CO2 गैस है उसका भी इफेक्ट काफ़ी प्लांट पर या ह्यूमन पर पड़ता है। जैसा कि हम अगर जैसे CO2 का जैसे इफेक्ट समझें, अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो प्लांट मतलब क्या होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्यों, जो CO2 जो है गैस प्लांट अपने लिए यूज़ करते हैं, CO2 गैस यूज़ करते हैं और ग्लूकोज वगैरह अपना बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होती है। इसलिए जो इन दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो 22% है और जो CO2 है वो 0.03% है। अगर इनका जो रेशियो है अगर डिसबैलेंस हो जाता है तब समझिए एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि डिसबैलेंस होना ही यानी वातावरण का संतुलन बिगड़ना ही और एयर पोल्यूशन कहलाता है, यानी पोल्यूशन कहलाता है। तो आपका इस लेक्चर में आपका क्लियर हुआ कि लेक्चर नंबर 11 और 12 को हमने बहुत ही सिंपली समझाया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। यानी क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण क्या है, कि किस किस के द्वारा फैलता है, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कभी कभी ये होता है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो हमने आपको भी समझाया था पॉइंटों में कि हमें हानिकारक गैसों को कंट्रोल करना है और जो अच्छी ईंधन है उसका यूज़ करना है, जहरीली गैसें उनको जहरहीन बनाना है, एंटी पॉइजन बनाना है, और अच्छे जो इंजन वगैरह हैं, जो क्वालिटी के हाई क्वालिटी के जो इंजन वगैरह होते हैं जो वाहनों में, उनका यूज़ करना है। और लोगों को हमें जागरूक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटों का प्लांटेशन मतलब करें, जैसे पौधारोपण करें, जिससे कि पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो O2 जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा होगा और CO2 लेवल कम होगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा और जितना भी जो वर्ल्ड में जो अर्थ पे जो ह्यूमन है उनके लिए परेशानी नहीं होगी। अब जो अगला लेक्चर जो होगा उसमें जो पॉल्यूशन का जो हम पार्ट पढ़ाएंगे आपको, वाटर
पॉल्यूशन। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। इसमें आपका ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी बाई चांस इसमें जो मेन पॉइंट थे वो हम आपको फिर बता रहे हैं, जैसा कि इसमें जो है गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। वायु नियंत्रण का, वायु प्रदूषण नियंत्रण पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। कभी कोई वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक्ट, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। वैसे तो ये सिंपली है, एयर पोल्यूशन सभी जानते हैं। जब क्वेश्चन आता है तो आप, अगर आपने एक बार वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो आप लिख सकते हैं। और इससे कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम आपको वाटर पोल्यूशन पढ़ाएंगे। आपका ये एयर पोल्यूशन लेक्चर नंबर 11 और 12 में कंप्लीट हुआ।